देखने वालों को बराह रास्त हम मनाजिर दिखाएंगे कि जो अमरीकी नायब सदर जे डी वेंस हैं वो हंगरी से पाकिस्तान के लिए उनका रवानगी के लिए जहाज़ तैयार है। जे डी वेंस एयरफोर्स 2 के ज़रिए इस्लामाबाद के लिए रवाना होंगे। अमरीकी नायब सदर ईरानी क़यादत के साथ मुज़ाकरात में शरीक होंगे। बराह रास्त मनाजिर आप डॉन न्यूज़ की स्क्रीन पर देख सकते हैं कि अमरीकी नायब सदर जे डी वेंस पाकिस्तान रवानगी के लिए उनका जहाज़ तैयार है और चंद ही लम्हों में वो यहाँ पर आएंगे और जहाज़ पर सवार होकर पाकिस्तान का रुख करेंगे। आज तारीख़ साज लम्हा है और इसे तारीख़ ही लिखा जाएगा कि पाकिस्तान ने किस तरह अमन के लिए काविशें की हैं। पाकिस्तान अमन का दाई बनकर उभरा है और पाकिस्तान एज अ पीस मेकर खित्ते में अपना किरदार अहम जो है वो अदा कर रहा है। दुनिया भर की नज़रें पाकिस्तान पर हैं। पाकिस्तान ने इंटरनेशनल मीडिया की शहसुर्खियों में एक अपनी जगह बनाई है और पाकिस्तान की कोशिश है कि जो आर्जी जंगबंदी है 2 हफ्तों के लिए पाकिस्तान मुस्तकिल जंगबंदी करवाने में कामयाब हो जाए। दोनों फरीक़ैन को मेज़ पर लेकर आया है पाकिस्तान। अब दोनों के जो मुतालबात हैं, अहम निकात हैं, दोनों अब एक दूसरे के सामने रखेंगे। दोनों फरीक़ैन एक दूसरे से बातचीत करेंगे और कहीं ना कहीं दोनों फरीक़ैन को किसी न किसी अपनी शर्त से हटना होगा। कहीं ना कहीं किसी की बात माननी होगी, किसी को मनमानी होगी और इसी तरह पॉलिसी एडजस्टमेंट करके ही इस तमाम तर मामले का हल निकलेगा। और अगर हल निकल आता है तो एक तारीख़ साज लम्हा रकम होगा और ये पाकिस्तान के लिए भी बाइस एजाज़ है। और इससे बढ़कर खुश आइंद बात क्या होगी कि एक सिविलाइजेशन को बचाया जाए और ख़ित्ते में अमन को बरकरार रखा जाए, क्योंकि अगर खुदा न खास्ता ये सूरत हाल गंभीर होती या किसी और जानिब जाती तो बड़े पैमाने पर नुकसानात होते, जो कि पहले भी हमने होते हुए देखे। अमरीकी नायब सदर ईरानी क़यादत से मुलाकात के लिए और उनसे अमन मुज़ाकरात में शिरकत के लिए इस्लामाबाद से रवाना होंगे। बराह रास्त मनाज़िर आप देख रहे हैं। अमरीकी नायब सदर जे डी वेंस की हंगरी से पाकिस्तान रवानगी के लिए जहाज़ तैयार है और ये कोशिश की जाएगी कि दोनों जो फरीक़ैन हैं वो तमाम मामलात को जो तस्फ़िया तलब हैं उनको बहुत आसानी और अच्छे तरीके से हल कर लें, क्योंकि ख़ित्ते में अमन नागुज़ीर है। इस चीज़ का दबाव अगर देखा जाए मुआशी तौर पर भी और वैसे भी पूरी दुनिया पर ही आ रहा है। पाकिस्तान अमन की काविशों के लिए भरपूर तरीके से अपना किरदार अदा कर रहा है और पाकिस्तान की तरफ ही पूरे जो मुल्क हैं वो देख रहे हैं, क्योंकि ये कहा जाता है पाकिस्तान के बारे में कि जितना अच्छे तरीके से ईरान को पाकिस्तान और अपने गल्फ़ कंट्रीज़ को पाकिस्तान समझता है, शायद दूसरे कंट्रीज़ उस तरह से ना समझते हों। इसलिए पाकिस्तान ने जब ये कोशिश की कि अमन को ही आगे लेके चलें तो उसके लिए पाकिस्तान को फिर ये किरदार सौंपा भी गया। इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर साहब तर्जमाकार ज़रार खोर साहब। ज़रार साहब, एक बहुत हिस्ट्री मेकिंग डे है आज के पाकिस्तान जो किरदार अदा कर रहा है। दोनों फरीक़ैन पाकिस्तान आ रहे हैं। किस तरह पाकिस्तान को इस तमाम तर मामले को देखने की ज़रूरत है और दोनों फरीक़ैन को कहाँ कहाँ लचक दिखानी चाहिए कि मामला हल भी हो जाए? देखिए, लचक तो दोनों को बहुत जगहों पे दिखानी पड़ेगी। मेरा ख्याल है कि जो नंबर 1 इशू है वो तो इस वक्त अबनाए हुर्मस का ही है और फिर जाहिर है कि ट्रंप को भी एक फेस सेविंग चाहिए और जितना नुकसान ईरान का हुआ है उनको वो यकीनन चाहेंगे कि इसका कुछ मुआवजा उन्हें मिले। लेकिन अगर अपना हुर्मस पर जैसे अगर आसान अल्फाज में मैं कहूँ तो ईरान का मंसूबा है कि वहां पर टोल प्लाजा वो बनाएंगे और वहां से वो पैसे लेंगे, तो ये भी एक तरीका हो सकता है। लेकिन यहाँ पर अमेरिका की क्या फेस सेविंग होगी या हो सकती है, ये एक सवाल है। अगेन देखिए, पहले जो पाकिस्तान का किरदार था उसमें इसमें वो सालिसी कम और सहूलतकारी ज्यादा था। मेरा ख्याल है कि अब शायद सालिसी की तरफ जाना होगा। लेकिन जैसे आप अच्छी तरह से जानते हैं कि डिटेल्स को इतना सिक्योर रखा हुआ है पाकिस्तान की हुकूमत ने, पाकिस्तान की रियासत में, जो मेरी नजर में एक अच्छी बात है। अब जाहिर है कि हम चाहते हैं कि हमें इमीडिएट खबर मिले, हमें इमीडिएट अपडेट मिले, लेकिन वो उससे शायद फायदा कम और नुकसान ज्यादा होगा इस तरह के सूरत हाल में, क्योंकि पूरी दुनिया देख रही है, पूरे अमेरिका देख रही है, अमेरिका की एस्टैब्लिशमेंट, अमेरिका के सियासी जो तबके हैं वो देख रहे हैं। ईरान भी बहुत कड़ी नजरों से इस सारी चीजों को देख रहा है, जाहिर है, और फिर जो खलीजी रियासतें हैं और उससे आगे भी। तो मेरा ख्याल है कि इस वक्त जितनी कम लीक्स हो वो इस प्रोसेस के लिए फायदेमंद हो। अगर जो हमारी हेडलाइन नहीं बनती तो चले, कोई बात नहीं, वो हम बाद में भी बना लेंगे। लेकिन इस वक्त जितनी स्टेक्स हाई हैं तो आई थिंक कि वन हैज टू बी वेरी वेरी केयरफुल कि कौन से अल्फाज इस्तेमाल किए जाए और किस तरह इसको
एनालाइज भी किया ज़रा साहब जाएगा। आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। जेडी वेंस अमरीकी नायब सदर इस वक्त मीडिया टॉक कर रहे हैं। Hey guys, good morning. Thanks for coming. Look, we're looking forward to the negotiation. I think it's going to be positive. We'll of course see, as the President of the United States said, if the Iranians are willing to negotiate in good faith, we're certainly willing to extend the open hand. If they're going to try to play us, then they're going to find that the negotiating team is not that receptive. So we're going to try to have a positive negotiation. The President has gave us some pretty clear guidelines, and we're going to see. So I hope you guys have a safe flight. We'll certainly take some questions later on, but for now, let's get on the plane and hit the road. Thank you all. Face to face. अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस ने बहुत मुख्तसर मीडिया टॉक की और उसके बाद अब वो रवाना हो गए हैं इस्लामाबाद के लिए और वो यहाँ पर ईरानी वफ़द से जो अमन मुज़ाकरात करने के लिए पाकिस्तान में मौजूद है, इस अमन मुज़ाकरात में शिरकत के लिए रुख कर रहे हैं। यहाँ का ज़रार खोड़ो हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर साहब तजियाकार हैं। ज़रार साहब, ये यकीनन खुश आइंद है इस जंग को, जैसा कि हम बात कर रहे थे कि जंगें किसी के मुफाद में नहीं होती, इवेंचुअली आपको टेबल टॉक करनी पड़ती है, मुज़ाकरात की मेज़ पर आना पड़ता है। अब दोनों फरीक़ैन को इस तमाम तर मामलात को देख के कहाँ कहाँ लचक दिखानी चाहिए कि ये मामला किसी तौर हल हो जाए? वो तो मेरा ख्याल है इस सवाल का जो मैंने आपको पहले ही दे दिया था। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि ये कौन कहता है कि जंग किसी के फायदे में नहीं होती। अगर कोई जीत गया तो उसके फायदे में ही होता। हमने पिछले साल मई में ये देखा है ना। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये भी कहूंगा कि अमेरिका इस वक्त मुज़ाकरात क्यों कर रहा है, क्योंकि अमेरिका ये जंग जीता नहीं है। अमेरिका के जो जंगी मकासद थे वो क्या थे कि जी हम बिल्कुल ही रजीम चेंज कर देंगे, हम ईरान को तबाह कर देंगे, हम वहां पर उनका तेल ले लेंगे। इनमें से तो कोई एक भी अचीव नहीं हुआ, बल्कि अगर आप एक लिहाज से इसको देखें तो ईरान की पोजीशन खलीज में और भी मजबूत हो गई है। तो इस वक्त ईरान एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से नेगोशिएट करेगा, लेकिन आप ये भी जरा ध्यान में रखें कि ईरानियन जो है वो बड़े टफ अच्छा ज़रा खोड़ो साहब, जी आपको आवाज़ आ रही है? अच्छा ज़रा खोड़ो साहब, रिजीम चेंज का दावा अमरीकी सदर कर रहे हैं, लेकिन उनके दावे कुछ और होते हैं और अमली तौर पर चीज़ें कुछ और हो रही होती हैं। ईरान बहुत हद तक वाजे कर चुका है कि रिजीम चेंज आप चाह रहे हैं लेकिन हुई नहीं। आयतुल्लाह खामेनी की ही चीज़ों को और उन्हीं के SOPs को और पॉलिसी को आगे लेकर चला जाएगा। जो कोशिश की थी अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कि किसी तौर जो सहूलतकारी फराहम की जाए और फिर रिजीम चेंज की जाए, तो आपको क्या लगता है कि जिस तरह इंतशार की सी सूरत हाल थी और समझा जा रहा था कि ईरान में मुजाहिरे फूट पड़ेंगे, आपको नहीं लगता इस जंग ने ईरान को पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर दिया है, मुत्तहिद कर दिया है? बात आपको आ रही थी या नहीं? शायद कोई यहाँ पे इशू चल रहा था। जी आवाज का थोड़ा सा इशू था। बिल्कुल मैं दोहरा देता हूँ अपनी बात। मैं ये कह रहा था कि देखिए, मजा टेबल पर वो लोग नहीं आते जो जीत गए हो। इस तरह इस वक्त अमेरिका ने अपने कोई एक भी जंगी मकासद नहीं हासिल किया। ईरान का एक ही मकसद था इस जंग में, और वो था कि हम बच जाए, हम सर्वाइव कर जाए। वो ना सिर्फ सर्वाइव किया उन्होंने, लेकिन इस वक्त वो एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ में है। तो मेरा ख्याल है कि इस वक्त वो अपनी कई बातें मनवाने के लिए तैयार हैं। लेकिन यहाँ पर मैं ये भी एम्फसाइज करना चाह रहा हूँ कि ट्रंप को कोई एम्बैरस ना करे इस वक्त। और ईरान को मेरा ख्याल है कि ट्रंप की नफ्सियात वो अच्छी तरह से जानते हैं कि आपने उसको भी कुछ एक प्लेट पर निवाला पेश करना है कि सर ये लें, ताकि आप घर जाके लोगों को कहेंगे कि जी हम तो जीत गए, हमारी बड़ी अच्छी डील हो गई है, और आप तो जानते हैं कि मेरे से बेहतर तो डील कोई दुनिया में कर ही नहीं सकता, जिस तरह ट्रंप का अंदाज है। और फिर वो डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा, वो किसी और चीज के पीछे लग जाएगा, एंड थिंग्स विल गो ऑन एज नॉर्मल। तो मेरा तो इस वक्त ये व्यू है, अगेन हमें थोड़ा सा नहीं, बहुत मोहतात होने की जरूरत है। अभी मुज़ाकरात शुरू भी नहीं हुए, हमें नहीं पता कि कितने दिनों तक चलेगा। ये हम जानते हैं कि इस्लामाबाद में जो अरेंजमेंट्स की गई हैं वो इतवार की शाम तक की है या रात तक की है, लेकिन हु नोज, अगर बीच में कोई स्टॉल हो गया या कोई ऐसा कोई मसला हो गया
تو یہ چیزیں لمبی بھی کھینچ سکتی ہیں, اس میں تو کوئی شک کی بات نہیں ہے. تو اگین آئی تھنک کہ انتہائی کوشن کے ساتھ ہمیں آپریٹ کرنا ہے اور انتہائی ذمہ دارانہ طریقے سے ان نیگوشیشن کو اچھا زرار صاحب, جو اب تک میرا خیال ہے ہو رہا ہے. جی اچھا زرار صاحب, آپ نے کہا آپ کے پاتے کبھی ٹیبل ٹاک کے لیے نہیں آتے, مذاکرات کے لیے نہیں آتے, اگر آ رہے ہیں تو آپ کو لگ رہا ہے کہ امریکہ جیسی سپر پاور, جو سپر پاور ہے بھی اور بڑے بڑے دعوے بھی کرتے ہیں, صدر ڈونلڈ ٹرمپ وہ فیس سیونگ بھی چاہ رہے تھے کیونکہ بہت حد تک جنگ ان کے ہاتھ سے نکل رہی تھی؟ نہیں, ہاتھ تو ان سے ہاتھ سے نکل گئی یہ ہے. اگین دیکھیں امریکہ کا کیا, ابھی تک آپ دیکھیں کہ جو امریکہ کے 13 جو بیسز ہیں اس خطے میں, یہ نیو یارک ٹائمز اور وال اسٹریٹ جرنل خود کہہ رہے ہیں کہ وہ اب وہاں پر وہ رہنے کے قابل نہیں ہے. جو امریکن فوجی ہیں اور افسران ہیں وہ ہوٹلز اور آفیسز میں یہ جنگ کنڈکٹ کر رہے ہیں. ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ ایران نے کامیابی سے امریکہ کی ٹاپ اسٹیلتھ فائٹر F-35 کو نشانہ بنایا ہے. اگر ایران یہ کر سکتا ہے تو میرا خیال ہے کہ پینٹاگون میں اس وقت کافی غور و فکر ہو رہی ہوگی کہ اگر چین کے ساتھ لڑائی ہو تو چین کے پاس کیا کیپیبلٹیز ہے. یہ تو ایران کی بات ہو رہی ہے جی, ان کے پاس تو کوئی ایسی ٹیکنالوجی یا ایسی ابیلٹی نہیں ہے. اور آپ یہ دیکھیں جہاں تک امریکہ کا سپر پاور ہونا ہے بالکل ہے اور رہیں گے, لیکن آپ دیکھیں کہ امریکہ کی جو بین الاقوامی اتحادی ہوتے تھے وہ اس وقت کہاں ہیں. وار آن ٹیرر ہمیں یاد ہے, ہمیں گلف وار یاد ہے, اس وقت 40 یا 50 ممالک کی کولیشن تھی. اس وقت ان کے پاس صرف ایک نسل کش سیونی ریاست ان کے ساتھ کھڑی ہے, اور اس کے ساتھ بھی میرا خیال ہے کہ آنے والے دنوں میں شاید امریکہ کے تعلقات اس طرح نہ ہو جس طرح ہم نے ماضی میں دیکھے ہیں. انہوں نے بڑے بڑے بیانات دیے ہیں اور نیٹو کے بارے میں خصوصی وہ خاصے نالا نظر آئے ہیں, اور بڑے بڑے ممالک نے ان کو اپنی ایئر سپیسز یا اپنے اڈے استعمال کرنے سے منع کیا ہے, اور پھر انہوں نے غصے میں ایسی ٹویٹس بھی کی ہیں. آپ تو زیادہ ایکٹیو رہتے ہیں ایکس پر, آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ جاؤ اپنے حصے کا تیل خود ہی لے لو, اور بہت انہوں نے ایگریسو ٹویٹس بھی کی. تو آپ نیٹو کا کردار کس حد تک دیکھ رہے ہیں کہ جہاں جہاں وہ چاہتے تھے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ان کا ساتھ نبھایا جائے, نیٹو نہیں آیا ان کے ساتھ, ان کا ساتھ نبھانے کے لیے بہت سے کنٹریز نے انکار کیا. بڑی بات ہے جی. دیکھیں اگر میں دن رات آپ کو گالیاں دوں بلا وجہ, اور میں کہوں کہ جی میں نے آپ کے گھر پہ ہی قبضہ کرنا ہے, مطلب گرین لینڈ, اور پھر میں کسی اور کے ساتھ لڑائی شروع کروں آپ کو بتائے بغیر, آپ سے پوچھے بغیر, اور پھر کہیں کہ یار آپ میری مدد کی نہیں کر رہے, تو یہ پتہ نہیں, مجھے نہیں سمجھ آتی کہ اس کی کیا تھنکنگ ہے کیا تھنکنگ نہیں ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ جتنا نقصان امریکہ کو ڈونلڈ ٹرمپ نے ان 1.5 سالوں میں کیا ہے, میرا خیال ہے کہ امریکہ کے سارے دشمن اگر ساتھ بھی مل جائیں تو وہ نہیں پکڑ پاتے. بہت بڑی بات ہے. آئی تھنک یو آر لوکنگ ایٹ دا بگننگ آف دی اینڈ آف ایمپائر. مجھے تو یہی لگ رہا ہے, ٹائم لگے گا لیکن اوور نائٹ پروسیس نہیں ہوتا ہے.